डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टूडेंट प्रोफेसर अमर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आप आधे रास्ते पर से अपने लक्ष्य के पीछे हट जाते हैं तो आपको फिर पीछे वहीं आना पड़ेगा जहां से आपने शुरुआत की थी। कहते हैं ना, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटे और लक्ष्य पे अडिग रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको क्या समझ में आ रही है। आप कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो दे सकूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न बताऊंगा। सब्जेक्टिव, जी हां, सही सुना आपने। 2 अंक और 5 अंक का जो प्रश्न होता है वो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में आने की बहुत चांसेस है। यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका कम से कम 30 मार्क्स इस वीडियो से आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सभी प्रश्न। 1 घंटा समय भले ही आपका लगेगा, लेकिन इस 1 घंटे को आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे 1 घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? आंसर, 1960 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यही भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सबसे अधिक उपज गेहूं की हुई थी, जिसके जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। आंसर होगा आपका, मनुष्य के जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों की बहुत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। खनिज है तो किसी भी राष्ट्र की आवश्यकता है, किसी भी राष्ट्र की जननी है। खनिज है तो राष्ट्र की तरक्की है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन क्या था? आंसर होगा आपका, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जो अभी उत्तराखंड में पड़ता है। इस आंदोलन में स्त्रियां भी भारी संख्या में बहुत संख्या में भाग ली थी। यह आंदोलन वनों की कटाई को रोकने से संबंधित था। इसमें महिलाएं जो है पेड़ काटने से, जो काटने आता था उससे पहले पेड़ से लिपट जाती थी, चिपक जाती थी। इसी को देखते हुए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी? आंसर, मेजनी एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थक था। 1831 में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया। चार्ल्स एल्बर्ट और पोप की वजह से वह असफल रहा
और अंततः मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, जगह छोड़कर भागना पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। आंसर, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी 240 मील की अलग होगा मील की दूरी 24 दिनों में पूरी की हुई। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। इसके साथ ही सविनय आंदोलन की शुरुआत हो गई। देश के अलग अलग भागों में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। अलग अलग भागों में नमक कानून को तोड़कर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में आर्थिक वृद्धि हुई है, इसका कारण बतावें। आंसर, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, रोजगार के पर्याप्त साधन होना। नंबर 2, शिक्षा के लिए पर्याप्त विद्यालय और कॉलेज होना। नंबर 3, चिकित्सा, सुरक्षा एवं अन्य शहरी सुविधाओं की प्राप्ति। ये 3 कारण है आपका ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा होना, क्योंकि शहर में रोजगार के साधन ज्यादा होते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के भी साधन ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे गार्जियन शहर में बसने की सोचते हैं। चिकित्सा, सुरक्षा, इसकी सुविधाएं क्या होती है, ज्यादा होती है शहर में, इसलिए शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, उद्योगों को प्रभावित करने वाले 3 कारक का नाम बताइए। आंसर क्या होगा आपका, उद्योग को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं या इस प्रकार है। नंबर 1, बाजार। बाजार आपका पहला कारण है। यदि बाजार चलेगा, बाजार में ज्यादा मात्रा में लोग अपना काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी। नंबर 2, यातायात की सुविधा होना, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उद्योग के लिए। नंबर 3, कच्चे माल की प्राप्ति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिकीकरण या औद्योगिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या औद्योगिकरण किसे कहते हैं। आंसर क्या होगा आपका, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इसमें पूंजी निवेश, कच्चा माल, उपकरण, श्रम एवं बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था औद्योगिकरण, तो इंग्लैंड में हुआ था। स्पेनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, पावर लूम, सेफ्टी लैंप, वास्प इंजन ने औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट, बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। आंसर, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। नंबर 1, जीव जंतुओं की मृत्यु। नंबर 2, सड़क और रेल मार्ग को क्षति। नंबर 3, मलेरिया, हैजा और चेचक जैसी भयंकर बीमारी। नंबर 4, भूमि और फसल का नुकसान। आप जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो जान माल की बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति होती है, सड़क रेल मार्ग भी आपका क्षति पहुंचता है, और जब पानी जम जाती है इस कारण मलेरिया, हैजा, चेचक जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है और किसानों का फसल ज्यादा मात्रा में बर्बाद हो जाती है। तो ये सब बाढ़ से होने वाली हानि है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। आंसर, खादर और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। चलिए पहले हम खादर मिट्टी को देखते हैं। खादर मिट्टी जो है यह जलोढ़ मिट्टी को
जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। कौन जलोढ़ मिट्टी? तो नई, याद रखेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। इसके कण महीन होते हैं। यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए, इसी का अपोजिट कर दीजिए। मैं आपको इस प्रकार से अंतर बताया हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, यहां नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम कहेंगे बांगर मिट्टी। ऐसे याद कीजिए। देखिए, यहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये बांगर मिट्टी के बारे में आप जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं बांगर मिट्टी। इसके कण मोटे होते हैं, यहां मैंने क्या बताया, महीन होते हैं, एकदम पतला, छोटा सा एकदम, तो इसके मोटे होते हैं। यह नदी के समीपवर्ती, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यह नदी के, बांगर मिट्टी नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आंसर क्या होगा आपका? वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, मनरेगा क्या है? आंसर, मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, वंशवाद से आप क्या समझते हैं? वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाती है, उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार चुनाव का टिकट दे दिया जाता है, जिसे हम वंशवाद के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद, तो इसमें जो टिकट दिया जाता है अपने ही परिवार के लोगों को दे दिया जाता है, जिसे हम परिवारवाद कहते हैं। मतलब एकदम सेम मिलता जुलता आपका प्रश्न है, वंशवाद और परिवारवाद, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए, तो इसे वंशवाद की कहा जाता है, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? आंसर होगा आपका, शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि को इस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं। शुष्क कृषि वैसी कृषि जहां वर्षा औसतन 5 सेंटीमीटर से कम होता है, शुष्क कृषि कहलाती है। सूखी हुई कृषि कहलाती है, जहां 5 सेंटीमीटर से भी बारिश क्या होती है? कम होती है। आर्द्र कृषि वैसी कृषि जहां वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे हम आर्द्र कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र कृषि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विकसित देश और अविकसित देश में क्या अंतर है? या फिर आपसे अलग अलग इसी को पूछा जा सकता है, विकसित देश क्या होता है, विकसित देश क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए आंसर देखते हैं। विकसित देश और अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग बताया ताकि आपको अलग अलग भी पूछे तो आप आंसर इसका दे। विकसित देश, नंबर 1, विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम अधिक होता है। नंबर 2, विकसित देशों में लोगों का जीवन उच्च होता है यानी हाई होती है, जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है क्या होता है? बढ़िया होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब है आपका अविकसित देश। अविकसित देश, अविकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नंबर 2, अविकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है यानी कमजोर होता है, कम होता है। उदाहरण के लिए नेपाल, भूटान आदि ये सब है। नेक्स्ट,
खूनी रविवार किसे कहते हैं या खूनी रविवार क्या है? आंसर, रूस और जापान में 1905 में युद्ध हुआ था जिसमें रूस की बुरी तरह हार हो गई थी। किसकी? रूस की। इस पराजय से रूस का आर्थिक स्थिति खराब हो गई जिस कारण रूस में क्रांति शुरू हो गई। सन 1905 में एक समूह रोटी दो यह नारा लगाते हुए चला जा रहा था, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए हुआ, और कहां जा रहा था? सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर वह जाने लगा। लेकिन जार की सेना आने पर उन निहत्थे लोगों पर निहत्थे लोगों पर जो है गोली चला दिया जिससे हजारों लोग मारे गए। वह रविवार का दिन था। वह कौन सा दिन था? रविवार का। इसलिए हम इसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। फ्रेंड्स, इससे आपका 3 प्रश्न निकलता है, ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का और नगर निगम का। कार्यों का वर्णन करें। सबका आंसर एक सिर्फ समझ लीजिए, नगर निगम का सबसे उच्च होगा काम, उससे निम्न जिला परिषद और उससे निम्न काम होगा आपका ग्राम पंचायत का, यानी छोटा से बड़ा। ठीक है, चलिए, तो नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगर क्षेत्र में नालियां, पेशाब खाना और शौचालय का निर्माण कराया जाता है। नंबर 2, पीने के पानी का उत्तम प्रबंध करवाना इसका काम है, और ये चीज आपका तीनों में आ जाएगा। ये पॉइंट आपका ग्राम पंचायत में भी, जिला परिषद में भी। गलियों, पुलों और उद्यानों की सफाई करना। अब आपका ग्राम पंचायत में आपको पुल, नाला ये सब तो आता ही है आपको सफाई करवाने के लिए, तो आप ध्यान से बनाएंगे। नेक्स्ट, जन्म मृत्यु का पंजीकरण। नंबर 5, शिशु केंद्र व वृद्धा आश्रम की देखभाल करना। नंबर 6, कूड़ा करकट एवं गंदगी की सफाई करना। फ्रेंड्स, 2 ऑप्शन इसमें ऐसा है जो आप ग्राम पंचायत का कार्य हो या फिर नगर निगम का कार्य हो या जिला परिषद, सब में आंसर हो जाएगा। एक आपका ये रहा 2 नंबर, और ये रहा आपका कूड़ा करकट साफ। ये उसके बाद नालियां, नाली वाला भी जो आप तीनों में डाल सकते हैं, क्योंकि अब गांव में भी जो है नाला का निर्माण किया जा रहा है और बहुत जगह हो भी गया है, तो ध्यान से बनाएंगे आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, समोच्च रेखाएं उच्चावच प्रदर्शन करने की सबसे सरल विधि कैसे है? आंसर, समोच्च रेखाएं उच्चावच प्रदर्शन करने की सबसे सरल विधि है क्योंकि नंबर 1, इससे धरातल की ऊंचाई नीचाई का सही ज्ञान प्राप्त होता है। ऊंचाई नीचाई का सही ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, सूक्ष्म प्राकृतिक आकृतियों को सही रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 3, पहाड़, पठार, नदी घाटी, जलप्रपात या विभिन्न प्रकार के ढाल को भली भांति दिखाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ व हानि का वर्णन करें। बहुउद्देशीय, जिसमें बहुत सारा उद्देश्य क्या हो? शामिल हो। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाला लाभ व हानि निम्नलिखित है। तो पहले हम लोग लाभ को देखेंगे, क्या लाभ है इसमें। चलिए, सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। क्या चीज? बाढ़ नियंत्रण। नंबर 2, मिट्टी का कटाव रुकेगा। नंबर 3, जल से विद्युत उत्पादन होगा, जो पानी रुका हुआ होगा उससे टरबाइन लगाकर विद्युत उत्पादन हो जाएगा। नंबर 4, जब जल को जो है पानी का एक छोड़ा जाता है, उस धार में टरबाइन लगाया जाता है मशीन, और उससे विद्युत उत्पादन होती है। नहरों द्वारा सिंचाई का साधन हो जाएगा। नंबर 5, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, यानी कि घूमने का एक जगह हो जाएगा पर्यटन का। नेक्स्ट, हानि। अब हानि क्या है? भूकंप का खतरा इससे बढ़ता है। नंबर 2, मिट्टी में लवणता का बढ़ना। नंबर 3, विस्थापन की समस्या होता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 20, जनसंघर्ष के दो पक्षों का उल्लेख करें। आंसर क्या होगा आपका? जनसंघर्ष के दो पक्ष हैं। नंबर 1 है सकारात्मक, नंबर 2 है नकारात्मक। राजनीति एवं सामाजिक स्तर पर व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य सकारात्मक है कि उसे हम दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध असहमति का भाव क्या है? नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है, निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? आंसर, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। किसके लिए? तो पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। सत्ता में साझेदारी आपसी टकराव से बचने के लिए भी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रति व्यक्ति आय क्या है? आंसर, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि जितना देश का इनकम हुआ और देश की टोटल जनसंख्या से यदि भाग दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? आंसर, सामान्यतः आय के आधार पर ही लोगों को अमीर और गरीब वर्ग में बांटा जाता है। आय कम होने के कारण वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं, जिससे बचत भी कम होती है और बचत कम होने के कारण विनियोग भी कम होता है, जिससे पूंजी निर्माण की दर भी कम होती है। पूंजी निर्माण कम होने से प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है और इस प्रकार गरीबी का चक्र जो है हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? आंसर, मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं खरीदता है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, एक्सचेंज का कार्य करती है, इसलिए इसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, एटीएम क्या है? एटीएम यानी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है, जिसका अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। कहीं आपका ऑटोमेटिक लिखा रहेगा, कहीं ऑटोमेटेड रहेगा। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन यह 24 घंटे रुपये निकालने की सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आंसर क्या होगा? आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आज आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है। अतः आज जरूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल किया जाए। आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं, सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें, अथवा भूकंप व सुनामी किसे कहा जाता है? आंसर आपका यही होगा, भूकंप। भूकंप क्या होता है? चलिए, जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण, पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है, गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, उसके कारण धरती पर अचानक कंपन उत्पन्न होने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। सुनामी क्या है? सागर या महासागर के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें कंपन उठता है। कहां? सागर या महासागर में। तो उसमें उफान उठता है और इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, इससे जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है, और इन्हीं लहरों के जो रेले होते हैं उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं, यानी कि सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए, या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड पर चर्चा कीजिए या संक्षिप्त में बताइए। आंसर क्या होगा आपका? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा। कौन? जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए। तो किसके आदेश पर किया गया? जनरल डायर। याद रखेंगे आप इस नाम को, क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है। कब हुआ था यह जालियांवाला कांड? 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ था? अमृतसर। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है, तो अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? आंसर, वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, वैसा राज्य जिसमें धर्म विशेष की कोई प्राथमिकता ना हो कि यही धर्म होगा, ये होगा तो वो होगा, इसका कोई नहीं हो, और वहां सभी धर्मों को मान सम्मान पूरा मिलता हो, उसी को ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और भारत से अच्छा इसका उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत को हम विविधता का देश कहते हैं, विविधता में एकता का देश कहते हैं, जहां लगभग सभी प्रकार के धर्म हैं। जितने भी धर्म लगभग सभी हैं, है ना, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सभी है, पारसी, और फिर भी हमारे यहाँ एकता से लोग मिलके एक दूसरे का पर्व मनाते हैं, मिलके रहते हैं। यही आपका धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। आंसर, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। जब हम कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर
विभिन्नता होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबद्ध हो जाते हैं, जिसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के ही उदाहरण हैं। इन्हीं सब के कारण जो है हमारा समाज बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लैंगिक असमानता क्या है? आंसर क्या होगा आपका? लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, रंग भेद क्या है? रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरो लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी, जिसे हम रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं, जिसमें लोगों के शरीर का चमड़ी देखा जाता है, गोरा, काला, ये सब, उसी को हम बोलते हैं रंग भेद। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है, जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक मुख्य अंतर यह है, डेबिट कार्ड से आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितने आपके अकाउंट में होगा, और क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में पैसा हो या नहीं, बैंक जो है अपने तरह से आपको एक अमाउंट देती है, चाहे वो 25,000 हो, 40,000 हो, 50 हो, वह देती है आपके साख पर, जिससे आप कोई सामान खरीद सकते हैं, किसी में कहीं प्रयोग कर सकते हैं, और समय पर आपको पैसा उसका देना पड़ता है। जब नहीं देंगे समय पर पैसा तो बैंक आपसे उसके बदले में इंटरेस्ट लेती है। तो यही है आपका क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है यह। नेक्स्ट सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? आंसर क्या होगा? सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूह एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है तथा देश के प्रगति के पाठ पर अग्रसित होता है यह। नेक्स्ट गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? आंसर, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। किसके लिए? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने एक अलग फैसला लिया कि कैसे यह असहयोग आंदोलन चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था, देश को आजाद करने की प्राप्ति था। शहरी क्षेत्रों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या अंतर है? या फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चलिए तो देखते हैं एक एक करके। प्राथमिक क्षेत्र, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र।
इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब होता है आपका किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में, और ये सब ग्रामीण जीवन पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि जहां कच्चे माल का उपयोग होगा, यानी कहां होगा, उद्योग में, इसी को हम द्वितीय क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, रॉलेट एक्ट क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन कैसे प्रभावित किया, या फिर भारतीयों ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो आपका आंसर यही होगा। चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को संदेश के आधार पर गिरफ्तार कर उसे दंडित किया जा सकता था और न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती थी। मतलब कि अपील भी नहीं किया जा सकता था इस पे। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर विरोध किया। जगह जगह हड़ताल व हिंसा हुई। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या लिखिए। पहला समस्या है लोकतंत्र की कि हमारे देश में शिक्षा की कमी है। दूसरा है आपका जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव जो है हमारे देश में अधिक मात्रा में है। नंबर 3, आर्थिक असमानता की कमी होना, बालक बालिकाओं में जो असमानता करना, ये सब। नंबर 4, देश में मानव जो है मतदान का दुरुपयोग करता है, वह भी आपका लोकतंत्र की एक समस्या है कि इंसान जो है क्या करता है, मतदान का दुरुपयोग करता है शिक्षा की कमी की वजह से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास का तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जो जारी रह सके, मिस्टेक है यहां पर थोड़ा पर, जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना था। कौन बना था? ऑस्ट्रिया बाधक बना था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। कहां? इटली में भी। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश पर जारी किया। इस प्रकार दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, लौह एवं रक्त की नीति या फिर रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया या क्या थी यह? तो जान लीजिए आप, बिस्मार्क ने दिया था। यह आपका प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन
बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। नेक्स्ट, मेटरनिख युग क्या था या क्या है या किसे कहते हैं? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। किसके बाद? तो नेपोलियन युग के अंत होने के बाद। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणराज्य का विरोधक था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हुई। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? या फिर गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, या फिर इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी ने क्या योगदान दिया, संक्षेप में लिखें। सबका आंसर आपका यही होगा। आंसर, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया। उनकी सहायता से सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन कावूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रवाद क्या है? आंसर, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। अर्थात राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता लाता है, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्यार, देश के तरक्की पर विश्वास करना, देश की उन्नति पर ध्यान रखना, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। देश के लोगों की रक्षा करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? आंसर, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। निम्नलिखित बाधाएं प्रमुख थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। नंबर 2, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। नंबर 3, राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। नेक्स्ट, नंबर 4, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था इसमें। नंबर 5, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो ये सब आपका जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं थी। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए और फिर आंसर लगाइए, सही लगेगा। यहां बाधा है आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भारत के 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित है। नंबर 1, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है। कहां है? कोलकाता में है। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। नंबर 4, अन्ना दुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? चेन्नई में है। कहां? चेन्नई में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आंसर, भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। आंसर, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। क्यों प्राण है? क्योंकि आपको मालूम है हमारे यहाँ 75% से ज्यादा किसान आज भी कृषि पर निर्भर है। यदि एक बार बाढ़ आ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई जाता है तो वो है आपका किसान। नंबर 2, भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होती है। कहां से? कृषि से। नंबर 3, भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल
कृषि से ही प्राप्त किया जाता है। नंबर 4, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। देश के 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। किससे? कृषि से। ऑप्शन नंबर 5, भारत की जलवायु मिट्टी एवं धरातल में विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु मिट्टी एवं धरातल में विविधता पाई जाती है, जिससे फसलों में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे? आंसर, गरीबी गरीबी को जन्म इसलिए देती है क्योंकि गरीबी के कारण परिवार की आय बहुत कम होती है और लोग अशिक्षित होते हैं। फ्रेंड्स, गरीब जो होते हैं उनके परिवार की इनकम कम होती है, मतलब खर्च से ज्यादा कम जो है उसका कमाई से ज्यादा खर्च है, और लोग अशिक्षित होते हैं, उनको यह मालूम नहीं होता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, जिस कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है, वह उनका पढ़ाई लालन पालन अच्छे से नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, तो जानकारी के अभाव में जो है, या फिर बेटी न हो यानी बेटे के लालसा के कारण जो है ये लोग बच्चे को ज्यादा अधिक जन्म दे देते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी गरीब हो जाती है। यही कारण है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आपदा क्या है? वह कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, उसे हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा। जब आपदा आती है ना, तो पर्यावरण, प्राकृतिक, मानव किसी को नहीं छोड़ती है, सभी को वह तहस नहस कर देती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 51 प्रश्न बताया है। आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो उम्मीद रखिए कि आप बहुत खुश होंगे। आप प्रश्नों को देखकर एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न आपके इस पेपर से आएंगे, इस वीडियो से आएंगे। फ्रेंड्स, तो यहां क्या था? आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका प्राकृतिक आपदा और एक होता है आपका मानव निर्मित आपदा। कौन सा? मानव निर्मित। फ्रेंड्स, इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता हूं बीच में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बार बार आपको परेशान करते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अरे, आपको जब मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए उपयोगी होगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यह आपकी जरूरतें हैं। तो मैं कभी भी आपको बीच में परेशान नहीं करता हूं, क्योंकि इससे क्या होता है, समय की बर्बादी होती है और मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हो। तो फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, सोशल साइंस एग्जाम से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देखिए, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।